हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं 2022 हिंदी पेपर का सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। और आप इस सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं इस पेपर को, तो आपको 100 में 100 पक्का है कि मिल जाएंगे। कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किस प्रकार से इसका हल लिखना है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 के पेपर में। तो यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिए जाते हैं जो आपको पढ़ना होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे है खंड क में कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा खंड क में कि भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं, तो कौन है? तो देखिए, ऑप्शन पहला है कि बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है धर्मवीर भारती और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो आपको लिखना है खंड क प्रश्नोत्तर 1 का क, मतलब पहले का हम अपना क सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क का आंसर हो जाएगा हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल। ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि ख नंबर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आकाश के तारे, दूसरा है भूले बिसरे चेहरे और तीसरा है माटी हो गई सोना और चौथा है मुक्ति बोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मुक्ति बोध। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि ग नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सी है? तो पहला है कि चारुचंद्र लेख, दूसरा है विचार प्रवाह, तीसरा है साहित्य का मर्म और चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर है हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथ है। घ का प्रश्न है हमारा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति कौन सी नहीं है? तो पहला है सम्राट चंद्रगुप्त, दूसरा है राष्ट्रीय जीवन की दिशा, तीसरा है जगत गुरु शंकराचार्य, चौथा है वैचारिकी शोध और बोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ का राष्ट्रीय जीवन की दिशा। ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अंगनांग की अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हरिशंकर परसाई, तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और चौथा है CV रमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का क। तो प्रश्न संख्या 2 में हमारे भी इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो कि आपको ये काव्य से पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है धूमिल और चौथा है निराला। तो इसका राइट आंसर है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। फिर है हमारा ख प्रश्न की मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। मूलतः प्रगतिवादी कवि कौन है? तो पहला है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर। ये हो गया आपका क और ख का उत्तर। अब हम देखेंगे अपना ग प्रश्न। तो ग प्रश्न कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो कला और बूढ़ा चांद का रचना किसने किया? तो पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है केदारनाथ अग्रवाल और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा ग समाप्त। अब हम देखेंगे अपने अगले पेज पे घ प्रश्न। घ प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है? पहला है रस कलश, दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा है, तीसरा है प्रदक्षिणा, चौथा है परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ का पहला रस कलश। ये हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना। अगला प्रश्न है हमारा अंग की छायावादी युग की प्रवृत्ति है। छायावादी युग की प्रवृत्ति क्या है? पहला है लक्ष्मण ग्रंथों की प्रमुखता, दूसरा है सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण, तीसरा है इतिवृत्तात्मकता और चौथा है उपदेशात्मकता। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंग का सौंदर्य एवं प्रेम का चरित्र। ये हो गया हमारा बहुविकल्पीय का 10 प्रश्न का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित हमारे प्रश्नों के कुछ उत्तर कैसे हैं? तो क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे और पैराग्राफ। तो पैराग्राफ सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं की पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनपढ़ नग विनद्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वो अनमोल हो जाते हैं। तो ये पैराग्राफ था आपका, जिसमें से आपको नाना भांति से लेकर हो जाते हैं का अंडरलाइन किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि हैं, मैं पढ़ देती हूँ कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तीसरा है नदियों ने किसके पृथ्वी की देह को सजाया है। और अभ्युदय और पोषण शब्दों का अर्थ लिखिए। चौथा प्रश्न। 5वां प्रश्न है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अथवा करके एक और पैराग्राफ है, तो सबसे पहले हम दोनों पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो अगला पैराग्राफ है हमारा भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास भी होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं, भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्य दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं।
यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल्य प्रकृति का अनुरूप साहित्य शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसमें भी 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न इस प्रकार हैं कि पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। मतलब इस गद्यांश में से इसके पाठ का क्या नाम है और उनके लेखक का क्या नाम है वो लिखना है। फिर क्वेश्चन है कि भाषा में विकसनशीलता किस स्तर पर शुरू होती है। तीसरा है नए शब्दों का गठन कैसे होता है। चौथा है अविकृत और ग्रहणीय शब्दों का अर्थ लिखिए। और पांचवा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम इन दोनों पैराग्राफ में से किसी एक का सॉल्यूशन करके पांचों क्वेश्चंस का अर्थ लिखेंगे। तो हम तीसरे पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर को देना चाहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे प्रश्नोत्तर तीसरा, ठीक है। तो इसमें हम हेडिंग कर लेंगे धरती माता, जो कि आपकी धरती माता यहाँ से स्टार्ट है और अंत है अनमोल हो जाता है। तो लास्ट में लिखेंगे हो जाता है, बीच में डॉट डॉट, क्योंकि हमें उतने ही का क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और प्रश्नों के लगातार उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न था हमारा कि गद्यांश के लेखक और उनके रचयिता के नाम लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप, ये जो पैराग्राफ है वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ये दूसरे का उत्तर आप लिख लीजिएगा। फिर तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि नदियों ने किससे पृथ्वी की देह को सजाया है। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। क्या किया है, दिन रात बहने वाली नदियों और पहाड़ों से पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों को सजाया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभ्युदय और पोषण शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इन दोनों का आपको अर्थ लिखना है। तो अर्थ देख लेते हैं। तो लिखेंगे अभ्युदय और उसका अर्थ होता है एक साथ बढ़ना, और पोषण का मतलब होता है विकसित। तो इन दोनों का अर्थ हो गया। अब है हमारा आखिरी यानी पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा नाना भांति के अनपढ़ नग विगंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वो अनमोल हो जाते हैं। इस पैराग्राफ का हमें अर्थ लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हेडिंग के साथ हम इसका अर्थ लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि इस अंश में कवि कहते हैं कि नदियों ने पहाड़ों को पीसकर मिट्टियों को बनाया है। क्या किया है, नदियों ने पहाड़ों को पीसकर मिट्टियों को बनाया है, जो पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाती है। जब कुशल शिल्पियों द्वारा इन जड़ पत्थरों को संवारा जाता है तो वे सुंदरता का प्रतीक बन जाते हैं। यह अंश पृथ्वी को संसाधनों के महत्व और उनके सही उपयोग पर जोर देता है। तो ये हो गया इसका हमारा अर्थ, जो आपको इसी प्रकार से लिखना है। आपको इसमें 5 नंबर के जो प्रश्न है 2 नंबर के 5 प्रश्न में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। तीसरा तो हो गया समाप्त। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे भी आपको अथवा करके 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और प्रत्येक में 5-5 प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम दोनों अथवा वाले पैराग्राफ को रीड कर देते हैं। रोक ही जो तो अमंगल होए और अप्रेम नसै, जो कहे प्रिय जाइए, जो कहे चाहूँ न तो प्रभुता,
जो कहूँ न कहे तो स्नेह नसाइए, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिनु जिए, न तो यह क्यों प्रति आइए, तासो पयान समय तुमरे हम का अर्थ आप हमें समझाइए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है और इसके 5 प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं कि पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश को का पाठ के रचयिता लिखिए। और नायिका, दूसरा प्रश्न है कि नायिका की किस बात के लिए कोई विश्वास नहीं करेगा। तीसरा प्रश्न है नायिका नायक को जाने से रोकती है तो इसका क्या परिणाम होगा। चौथा है नसाइए और पयान शब्दों का अर्थ लिखिए। और 5वां है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया चौथे का पहला पैराग्राफ। और अथवा करके दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, न उगा था पूरब में वह, बरसा सहसा बीचों बीच नगरों के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। दूसरा कह रहा है मानवों की छायाएं दिशाहीन क्यों पड़ी। तीसरा कह रहा है दसों दिशाओं के नाम लिखिए। चौथा कह रहा है काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों। इन पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है लिखिए। और 5वां कह रहा है कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो हमें इस पैराग्राफ को नहीं, इस पैराग्राफ के प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो डालेंगे प्रश्न। तो अब हम देखेंगे चौथा प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्नोत्तर चौथा हेडिंग कर लेंगे और हेडिंग करेंगे हम इस पैराग्राफ से कि रोकही जो तो, और यहाँ से करेंगे हमें समझाइए। तो हम लिखेंगे इस प्रकार की रोकही जो तो ... हमें समझाइए। तो पहला प्रश्न क्या है, अब हम हेड देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। और उत्तर होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये हो गया हमारा पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि नायिका की किस बात के लिए कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उत्तर लिखेंगे कि नायिका कहती है कि अगर प्रेम की कमी होगी तो कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। ये दूसरे का उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नायिका नायक को जाने से रोकती है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो हम उत्तर लिखेंगे कि नायिका नायक को जाने से रोकती है क्योंकि यदि वह जाएगा तो उसकी बीच प्रेम का संबंध समाप्त हो जाएगा और यह अमंगलकारी होगा। ठीक है, नायिका कहती हैं नायक से अगर जाने से वो रोकेंगी क्योंकि अगर वह चले जाएंगे तो उनके बीच प्रेम का जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा और यही चीज़ जो है वो अमंगलकारी होगा। अगला प्रश्न है चौथा कि नसाइए और पयान शब्दों का अर्थ लिखिए। तो सबसे पहले नसाइए का अर्थ लिखेंगे कि नसाइए का अर्थ होता है समाप्त और पयान का होता है संदेश। ये हो गया हमारा चौथा उत्तर। 5वां उत्तर है इस पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश इतना है कि तासो पयान सो में तुमरा हम का कहें आपे हमें समझाइए। तो इसका अर्थ आपको किस प्रकार लिखना है। तो देखिए, हम लिखेंगे कि इस पद्यांश में नायिका अपने प्रिय से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? यदि वह उसे छोड़कर जाता है तासो प्यान समो तुमरे हमका कहें आपे हमें समझाइए। तो कह रहा है कि इस पद्यांश में नायिका अपने प्रिय से कहना चाहती है कि यदि वह उसे छोड़कर जाता है तो उसकी ज़िंदगी में प्रेम और स्नेह की कमी हो जाएगी और वह यह भी व्यक्त कर रही है कि
उनके बिना वह नहीं जी पाएगी। मतलब वो कह रही है कि हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे और आप अगर चले जाएंगे तो हमारे प्रेम में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा पांचों प्रश्न इस पैराग्राफ का समाप्त होता है पूरे विधिवत आपके साथ। तो अगला था अथवा प्रश्न, तो हम इसे छोड़ देंगे, और क्योंकि अथवा है इसलिए हमें कोई एक कर रहा था तो हमने वो सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे अपने प्रश्न संख्या 5 पर। तो 5वां नंबर क्या कह रहा है? तो 5वें में 2 प्रश्न हैं, एक क और एक ख। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, यानी कि 80 शब्दों से रिलेटेड आपको एक लेखक का, यानी कि इन तीनों में से किसी एक लेखक का जीवनी लिखना है और उनकी प्रमुख रचना के साथ। तो पहले नंबर पे आ रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे पे है प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो ये हो गया हमारे 3 प्रश्न। इसमें से पिछले बोर्ड एग्जाम के जो मैंने पेपर सॉल्व किए हैं उसमें हजारी प्रसाद का मैंने जीवन परिचय दिखाया है। इस बार हम देखेंगे प्रभाकर जी का जीवन परिचय। चलिए देखते हैं आपको किस प्रकार से 5 नंबर मिलेंगे रचना और इनके जीवन परिचय के साथ। चलिए देखते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से हेडिंग देना है कि प्रश्नोत्तर 5 का क, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जन्म लिखेंगे। सबसे पहले हम कुछ संक्षिप्त परिचय देते हैं जिसके हिसाब से हमारी कॉपी सुटेबल लगती है और ये प्लस पॉइंट होते हैं। तो सब संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे जन्म जो है 29 मई 1906, नाम कन्हैयालाल मिश्र और जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर जिला, पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र, माता का नाम मिश्री देवी और भाषा हिंदी। विधाएं हैं कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध और साहित्य काल है आधुनिक काल। और इनका निधन होता है 9 मई 1995 ईस्वी में। तो इस हिसाब से हम संक्षिप्त परिचय देंगे और अब लिखेंगे हम हेडिंग जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हम लिखेंगे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया था। जो प्रभाकर जी थे वो सन 1906 में इनका जन्म होता है और ये देवबंद सहारनपुर जिले के रहने वाले थे और इनके पिता का नाम जो था वो था रामदत्त मिश्र और इनकी माता का नाम था मिश्री देवी। और क्योंकि ये घर से ही अपनी आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी इसलिए वो घर से ही स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की ज्ञान लिए हुए थे। भाषाओं का गहन अध्ययन किया तथा कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में प्राप्त की। मतलब कि इन्होंने कुछ साल भाषाओं का तो गहन अध्ययन किया था लेकिन कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में प्राप्त किए थे। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। मतलब इन्होंने नेता आसफ अली का जो व्याख्यान सुना था उसको सुनते ही इनके मन में इतना मतलब कि प्रभाव किया कि वो अपने परीक्षा के बीच में छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनका मृत्यु 9 मई 1995 में हो जाता है। तो ये था इनका जीवन परिचय जो कि था 3 नंबर का। और अब हमें हेडिंग करना है प्रमुख रचनाएं जो कि है 2 नंबर के। तो लिखना है आपको हेडिंग में प्रमुख रचनाएं और लिखना है कि प्रभाकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे,
दीप जले शंख जले क्षण बोले कण मुस्कुराए। ये सब कुछ प्रसिद्ध रचना थी जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से कन्हैयालाल मिश्र का जीवन परिचय समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा 5वें का क प्रश्न हल के साथ समाप्त होता है। अब हम देखेंगे 5वें का ख। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्द से। तो 80 शब्द में हमें उनके जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना लिखनी है, जो कि 5 नंबर का है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी तीनों में से किसी एक कवि का। जैसे कि है पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय का जीवन परिचय। तो इसमें से हम कोई एक लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का। चलिए देखते हैं हमको किस प्रकार लिखना है और हमें पूरे 5 नंबर कैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्नोत्तर 5वें का ख हेडिंग करेंगे और लिखेंगे सुमित्रा नंद पंत हेडिंग के तौर पे। और यहाँ पर हमें संक्षिप्त परिचय लिखना होता है, जो इस प्रकार लिखेंगे कि जन्म उनका हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान गांव कौशानी, जिला अल्मोड़ा। पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत, माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। शिक्षा हिंदी साहित्य, विषय संस्कृत, भाषा हिंदी संस्कृत। और मृत्यु थी इनकी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में। तो ये थे इनके कुछ संक्षिप्त परिचय। इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय में इसका विस्तार लिखना है। तो अब हम हेडिंग करेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौशानी नामक गांव में हुआ था। मतलब यहाँ पे रमणीय स्थल कौशानी नामक गांव में हुआ था, अल्मोड़ा जिले के। और इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि इनकी माता इन्हें जन्म देते हुए कुछ घंटों के बाद इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने इनका जो जन्म का पालन पोषण है वो इनकी दादी ने किया था। इनके बचपन का नाम गुसाई दंत था। इनकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी। जब इनकी आयु 7 वर्ष की थी और ये 4ठी कक्षा में ही पढ़ते थे, तभी इन्होंने पहली छंद की रचना की थी। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब अपना नाम गुसाई दंत से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और मयोर सेंट्रल कॉलेज में ही प्रवेश लिया। क्या किए वो कि जुलाई 1919 में इलाहाबाद आए और मयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किए। लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के उद्यान पर कॉलेज छोड़ दिया। मतलब महात्मा गांधी के उद्यान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। और कह रहा है कि सम्मिलित नहीं हुए किसमें, कॉलेज में। तो कह रहा है कि कॉलेज छोड़ दिया। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में वह सम्मिलित नहीं हुए। उनके कोमल स्वभाव मतलब कि दृढ़ता उनके अंदर नहीं थी और वो बहुत ही कोमल स्वभाव था उनका, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में लग्न हो गए। क्या किए उन्होंने, साहित्य साधना में लग्न हो गए थे। सन 1931 ईस्वी में काला काकर चले गए और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और सन 1977 में इनका निधन हो गया। तो यही थी इनकी पूरी कहानी कि वो किस प्रकार से अपने छंद की रचना किए, वो कहाँ से क्या पढ़े और फिर वो सत्याग्रह के आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे क्योंकि उनका कोमल स्वभाव था।
और कई रचना साहित्य किए थे। और अब हम हेडिंग करेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचना में हम लिख देंगे कि युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अंतिमा, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, इनकी ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार से हमारे सुमित्रानंद पंत का क्या है, जीवन परिचय समाप्त होता है। तो हमने 5वें का ख प्रश्न को हल कर लिया। अब हम देखेंगे अपना 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण लिखिए। ये 5 नंबर के हैं और अथवा में ही बोल रहा है कि पंचलाइट अथवा कर्मनाश की हार कहानी का कथा वस्तु पर संक्षेप में लिखिए। तो या तो आप बहादुर पर लिखिए या पंचलाइट और कर्मनाश की हार पर। तो हम देखेंगे बहादुर का चरित्र चित्रण इस 6वें प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर हम 6 पे आ चुके हैं और हेडिंग करेंगे दिल बहादुर का चरित्र चित्रण। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बहादुर जो है उनके राइटर कौन थे और बहादुर कहानी जो है वो उसकी क्या विशेषताएं हैं और बहादुर कौन है। तो अगर आप आगे के 2-3 लाइन आपको हिंट्स में ऐसे लिख देते हैं तो आपके उस पर प्लस पॉइंट होते हैं। तो हम लिखेंगे श्री अमरकांत जी की कहानी बहादुर एक चित्र प्रधान कहानी है। एक नेपाली बालक दिल बहादुर इसका नायक है। जो बहादुर है वो नेपाली का रहने वाला है और वही इसका नायक है। बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो चलिए हेडिंग के साथ साथ इनके हम चरित्र चित्रण का उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा असहाय और भोला। मतलब बहादुर जो था वो बहुत ही ईमानदार था और भोला भी था। तो पहला हेडिंग रहेगा हमारा असहाय और भोला, जिसमें हम लिखेंगे कि बहादुर नेपाल का रहने वाला है। अपनी कर्कश यानी कि कठोर और रूखा माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है तथा प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। मतलब नेपाल से रहने वाला वो बालक अपने माता की दुर्व्यवहार से वो बहुत ही पीड़ित होता है और घर से भाग जाता है और वो जब शहर आता है तो उसे निर्मला के परिवार से मिलन होता है और उनका प्यार और स्नेह उसे इतना अच्छा लगा कि वो उस परिवार में शामिल ही हो जाता है और उनके सारे कार्य को करता है। अब हम हेडिंग करेंगे परिश्रमी एवं ईमानदार। बहादुर जो है वो परिश्रमी और ईमानदार दोनों था। तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो लिखेंगे बहादुर सुबह 3 बजे से लेकर रात तक कार्य करता है। मारपीट के बाद भी वह अपना कार्य दिल लगाकर करता है। वह चोरी नहीं करता, फिर भी झूठे इल्ज़ाम पर मार खाता है। जो बहादुर है वो 3 बजे से लेकर रात तक काम करता रहता है और उसके काम पर जो है कई लोग चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं और उससे दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन वो इन सब का जवाब नहीं देता और बहुत ही ईमानदार किस्म का लड़का था। फिर हम देखेंगे अगला हेडिंग है हंसमुख बालक। तो हंसमुख बालक में हम लिखेंगे कि बहादुर भोला तथा हंसमुख है। हर बात को हंसकर कहता है। बच्चों के पूछने पर अपना नाम दिल बहादुर बताकर हंसने लगता है। वह अपने मालिक के साथ भी मुस्कुराकर बात करता है। ये हो गया इसका हंसमुख बालक पे। अब स्नेही बालक हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि बहादुर स्नेही बालक है। निर्मला बहादुर के खाने और नाश्ते का बहुत ध्यान रखती है। बहादुर की उसमें अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। निर्मला की तबीयत खराब होने पर यदि वह उसे काम करके देखता है तो कहता है, तो क्या कहता है? तो कहता है कि माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या कहता है कि माताजी आप मेहनत मत करिए, आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। फिर लास्ट हम हेडिंग करते हैं कि निष्कर्ष। तो निष्कर्ष इसका क्या निकलता है वो हम इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार बहादुर भोला, ईमानदार, हंसमुख तथा स्नेही है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह सबके मन को आकर्षित कर लेता है। तो ये हो गया हमारा दिल बहादुर का चरित्र चित्रण और 6वां प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये भी आपको 80 शब्द के ही लिखने हैं जो कि आपके 5 नंबर के हैं ये। तो पहला बोल रहा है कि रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए अथवा
रश्मि रथी खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। फिर आगे कह रहा है कि त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राज्यश्री का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा त्यागपथी खंड काव्य की किसी घटना का वर्णन कीजिए। ग नंबर कह रहा है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटना अपने शब्दों में लिखिए। फिर घ नंबर कह रहा है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर कह रहा है कि सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर कह रहा है 4 नंबर कि आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें यह है कि आपको इन 6 में से, यानी कि 6 प्रश्न में से 7वें का सिर्फ किसी एक लिखा है कि किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारे जिले का अंतर होता है, और जिसके जिले में जौन सी कहानी आती है उसी कहानी को हम याद करते हैं, और वो आना अनिवार्य है, और उसे ही हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राज्यश्री का चरित्र चित्रण। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर का है तो हमें इसे ध्यान से लिखना है। 5 नंबर के प्रश्न है, देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से लिखें कि हमें इसमें 5 नंबर मिल जाए। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर 7 का ख। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है कि राज्यश्री का चरित्र चित्रण हेडिंग करेंगे, और सबसे पहले राज्यश्री कौन थी और त्यागपथी में इनका क्या रोल दिया गया है। तो देखिए लिखते हैं कि राज्यश्री सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है। हर्षवर्धन के चरित्र के बाद राज्यश्री का चरित्र ही ऐसा है जो पाठकों के हृदय एवं मस्तिष्क पर छा जाता है। राज्यश्री के चरित्र की विशेषताएं निम्नवत हैं। तो इसी प्रकार से हम ये लिखेंगे, और फिर हेडिंग के साथ इनका चरित्र चित्रण का उल्लेख करेंगे। तो हेडिंग देते हैं कि देशभक्त एवं जनसेविका। तो हम लिखेंगे इसमें कि राज्यश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हर्ष के समझाने के बाद भी वह देश सेवा में लगी रहती हैं। देश प्रेम के कारण सन्यासिनी बनने का विचार छोड़ देती हैं और जीवन भर देश सेवा के लिए संकल्प लेती हैं। फिर आगे लिखना है अगला हेडिंग आदर्श नारी। इसमें हम लिखेंगे कि राज्यश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समझ आती हैं। वह यौना अवस्था में विधवा हो जाती हैं तथा गौड़पति द्वारा बंदिनी बना ली जाती हैं। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वह कारागार से भाग जाती हैं और वन में भटकती हुई आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं, किंतु अपने भाई हर्षवर्धन द्वारा बचा लेने पर वह तन मन धन से प्रजा की सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर देती हैं। ये जो राज्यश्री है वो हर्षवर्धन की बहन है, और ये जो है बहुत ही इनका अच्छा रोल है, क्योंकि इनके पति और इनकी भाई माता पिता सबकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वो बहुत दुखी रहती हैं और वन में जाकर वह आत्मदाह करना स्वीकार करती हैं। लेकिन हर्षवर्धन बीच में आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और उन्हें प्रजा के काम में लगा देते हैं। अब हम हेडिंग करेंगे करुणामयी नारी, जिसमें लिखेंगे राज्यश्री ने माता पिता की मृत्यु तथा पति और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले। इन दुखों ने उसे करुणा की मूर्ति बना दिया। ये हो गया करुणामयी नारी में। अब हम हेडिंग करेंगे त्यागमयी नारी। इसमें हम लिखेंगे कि राज्यश्री का जीवन त्याग की भावना से आलोकित है। भाई हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज्य दिए जाने पर भी वह उसे स्वीकार नहीं करता। फिर हम हेडिंग करेंगे अगला कि सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न। राज्यश्री सुशिक्षिता एवं शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न है।
इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उसके पतिव्रत धर्म, करुणा और कर्तव्य निष्ठा के आदर्श निश्चय ही अनुकरणीय है। तो ये हेडिंग हो गया हमारा चरित्र चित्रण पे राजश्री का। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको इनकी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे अपना खंड ख से 8वां प्रश्न। तो खंड ख में 8वां प्रश्न क्या कहता है? तो खंड ख का 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, एक ये पैराग्राफ है और अथवा करके आगे वाले पेज पे ये पैराग्राफ है। आपको इन दोनों में से किसी एक पैराग्राफ का उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को। कह रहा है कि रीड कर देते हैं हम कि जन्मतः दशमे दिने शिव भोजोदयम् इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूलशंकर इति नाम अकरोत्। अष्टमे वर्षे चास्योपनयमन करोत्। त्रयोदशवर्षं प्राप्तवर्तेस्मै मूलशंकराय पिता शिवरात्रिवत् माचरितुम् अकथयम्। पितुराज्ञानुसारं मूलशंकरः सर्वमपि व्रतविधानं करोत्। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा शमन् सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागरितो इतिष्ठम्। शिवलिङ्गस्य चोपरि मूषिकमेकमितस्ततः विचरन्तन् दृष्ट्वा सडक्तिमानस्य सत्यं शिवं सुन्दरं शङ्करं साक्षात्करन्तु हृदि निश्चितवान्। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ हुआ। तो 2025 के सिलेबस जो 30% कट चुके हैं उसमें से ये पैराग्राफ भी कट चुका है, तो हम इसका अर्थ नहीं लिखेंगे। अगला पैराग्राफ हम उसे रीड कर देते हैं और इसी का हम अर्थ बना देंगे। तो देखिए, ये है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारश्चासीत्। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीडयमानाश्च पश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यश्च अकरोत्। प्राणिसेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। अद्य स्मारकं मध्ये इपि नुपस्थिते इपि महामना मालवीयः सर्वससो इमूर्तिरूपेण प्रकाशन वितरण अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्ग दर्शयतं। स्थाने स्थाने जने उपस्थित एव। तो ये सेकंड पैराग्राफ है जिसका पहले हम अर्थ समझा देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें किस प्रकार इसका अर्थ लिखना है। तो कह रहा है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारिश्चित्। कह रहा है कि महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। जो महामना विद्वान थे मालवीय जी, वो विद्वान वक्ता और धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परस्पर सर्वोच्च गुणम जन सेवैव आसीत्। इनका परम सर्वोच्च गुण मनुष्यों की सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीडयं मनान् पश्चातम्। तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः। कह रहा है यहाँ से कि जहाँ कहीं भी हो
लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वो जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे तो कह रहे थे कि तभी वो लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तभी वो जल्द ही उपस्थित होकर क्या करते थे, जल्द शीघ्र में यानी जल्द ही उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवाशित, वो क्या करते थे, प्राणियों की सेवा करना उनका स्वभाव ही था। अद्यास्माकं मध्ये इडु नपुस्थितो इडपि महामना मालवीयः, कह रहा है यहाँ पे कि आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय सर्वयस्योपि मूर्ति रूपेण प्रकाशन वितरण अंधे तमसी निमग्नान जनान मार्गदर्शते, कह रहा है कि महामना मालवीय हमारे साथ न रहते हुए भी अपने यश के अमूर्त रूप द्वारा प्रकाश फैला रहे हैं। और कह रहा है कि दर्शते स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव, कह रहा है कि घंघोर अंधकार में फंसे लोगों को रास्ता दिखाते हुए जगह जगह लोगों में उपस्थित है। तो इस पैराग्राफ का इसी प्रकार से अर्थ है। तो ये पैराग्राफ है हमारा संस्कृत दिग्दर्शिका से महामना पाठ से। तो महामना पाठ से ये लिया गया है। तो इस पैराग्राफ का सबसे पहले हम संदर्भ और उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है वो दिखा देते हैं। कह रहा है कि प्रश्नोत्तर 8वें का क हेडिंग करना है, फिर लिखना है हेडिंग में संदर्भ, और संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ, जो आपको इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि ये हमारा जो है 7 नंबर का है, 2 नंबर का ये और 5 नंबर के अर्थ। तो अर्थ में जिस प्रकार से लिखना है वो इस प्रकार है कि महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। इनका परम सर्वोच्च गुण मनुष्यों की सेवा ही था। जहाँ कहीं भी वो लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तभी वो जल्द ही उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना उनका स्वभाव ही था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश के अमूर्त रूप द्वारा प्रकाश फैला रहे हैं। घनघोर अंधकार में फंसे लोगों को रास्ता दिखाते हुए जगह जगह लोगों में उपस्थित है। तो ये पैराग्राफ जो है उसका अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से 8वें का क प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे 8वें का ख प्रश्न। तो 2 पैराग्राफ हैं और दोनों पैराग्राफ में से हमें किसी एक का उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन और पैराग्राफ को हम रीड कर देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी सेम उसी प्रकार से है, आपको संदर्भ के साथ इसका अनुवाद करना है। पहला पैराग्राफ आपका कह रहा है कि व्रजादपि कठोर राड़ी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणम चेतांसी को नु विज्ञातु महर्ति। अथवा करके दूसरा पैराग्राफ है, दृष्टवादी गुणद्वेषु शठः स्वंजन निर्दय सुयोधनो ही मानम दृष्ट्वा न कार्यम करिष्यति। तो ये 2 पैराग्राफ है, इसमें से हम आपको पहले पैराग्राफ का संदर्भ और व्याख्या बताएंगे। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। कह रहा है कि व्रजादपि कठोराड़ी मुदिनी कुसुमादपि, कह रहा है कि जो सज्जन और असाधारण व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं, जो सज्जन और असाधारण व्यक्ति होते हैं वो व्रज की तरह कठोर, ठीक है, व्रजदपि यानी व्रज की तरह कठोराड़ी कठोर और मुद्युपि कुसुमादपि, कह रहा है कि फूल की तरह कोमल होते हैं। ठीक है, व्रज की तरह कठोर और फूल की तरह कोमल होते हैं। लोकोत्तराणम चेतांसी को नु विज्ञातु महर्ति। लोकोत्तराणम यानी कि इन्हीं गुणों के कारण जो सज्जन व्यक्ति हैं, यानी कि सज्जन व्यक्ति समाज में क्या करते हैं, विज्ञातु महर्ति, प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हैं।
प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हैं। तो ये इसका समझाने का अर्थ है। अब हम किस प्रकार से इसका संदर्भ और व्याख्या लिखेंगे, तो चलिए हेडिंग कर लेते हैं और लिखते हैं कि सबसे पहले हेडिंग होगा प्रश्नोत्तर 8वें का ख, और हेडिंग होगा यहाँ से कि व्रजादपि, और लास्ट में विज्ञातु महर्ति। तो लिखेंगे व्रजादपि कथोरड़ी विज्ञा डॉट 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 करेंगे और विज्ञातु महर्ति। तो ये हेडिंग हो गया। अब हम करेंगे संदर्भ हेडिंग। हेडिंग है संदर्भ, और लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी, ये सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे। और अब हर अर्थ के लिए हम हेडिंग करेंगे हिंदी में अनुवाद, और अनुवाद में लिखेंगे कि जो सज्जन और असाधारण व्यक्ति होते हैं वे वृक्ष की तरह कठोर और फूलों की तरह कोमल होते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण सज्जन व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम अर्थ लिख देंगे तो हमारे 7 नंबर पूरे कंप्लीटली मिल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे अपना हम 9वां प्रश्न, क्योंकि 8वें का क और ख समाप्त होता है। अब हम आएंगे अपने 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 नंबर के एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। तो इसका उत्तर क्या होगा कि का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता अस्ति। ये हो गया पहले का उत्तर। अब हम देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत। तो चारों आंसर मैंने बता देती हूँ, आप किसी 2 को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किमन अपृच्छत, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम अपृच्छवत्स्य लाभन अपृच्छतम, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हंस पोतिका सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता आसीत। फिर चौथा प्रश्न है विद्या केन रक्षते। तो उत्तर होगा विद्या दानेन रक्षते। तो इस प्रकार से 9वां प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है कि वीर अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। आपको परिभाषा पे 1 नंबर मिलने वाला है और 1 नंबर उदाहरण पे, ठीक है। तो वीर रस की जो परिभाषा और उदाहरण है उसको हम दिखा देते हैं। चलिए लिखते हैं वीर रस का। तो हेडिंग करेंगे प्रश्नोत्तर 10वें का क और लिखेंगे वीर रस हेडिंग। इसका परिभाषा हो जाएगा कि इसकी स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये हो जाएगा इसकी परिभाषा। और उदाहरण बहुत ही इजी हम लिख लेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हो जाएगा आपका वीर रस का उदाहरण। तो अब हम देखेंगे अपना 10वें का ख प्रश्न। 10वें का ख प्रश्न कह रहा है कि श्लेष अथवा प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए। तो हम लिखेंगे श्लेष अलंकार। तो हेडिंग करेंगे श्लेष अलंकार और लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर 10वें का ख और लिखेंगे श्लेष अलंकार कि जहाँ एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो ये हो गया 10वें का ख। अब हम देखेंगे 10वें का ग प्रश्न कि सोठा अथवा 12वें छंद का लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए हम सोठा का परिभाषा और उदाहरण बताते हैं। तो सोठा हेडिंग करेंगे और उसकी परिभाषा में लिखेंगे कि यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं और
प्रथम तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो लिखेंगे उदाहरण की जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये सबसे इजी एग्जाम्पल है सोठा का, जो आप इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मात्रा भी दर्शाना है। मात्रे में आप दर्शाएंगे कि ये जो ओ की मात्रा है वो 2 लगता है तो 2, फिर यहाँ पे आप गिन लीजिए 11 मात्रा, 13 मात्रा, 11 और 13 मात्रा। तो मात्रा आपको इसी प्रकार से दर्शानी है। तो चलिए मैं काउंट कर देती हूँ। ये 2 की मात्रा है और ये 1 की, तो 2, 2 1 3, 3 1 4, 5 6 7 8, 8 2 10 1 11, ये हो गया 11 मात्रा। इसमें देखिए 1 2 2 और 2 2 4, 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13 मात्रा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 2 7 1 8 9 10 1 11, 11 मात्रा हो गया। यहाँ पे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, यहाँ पे हो गया 13 मात्रा। तो ये हो गया सोठा का उदाहरण। आपको इसी प्रकार से लिखना है, एकदम ऐसे ही। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। पहला कह रहा है राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता। दूसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तीसरा है देशाटन से लाभ। चौथा है आतंकवाद कारण और निवारण। पांचवा है पंचायती राज व्यवस्था के लाभ। तो इन पांचों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो हम लिखेंगे विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर यानी 9 नंबर के प्रश्न हैं, इसे हमें नहीं छोड़ना है। तो हम हेडिंग कर देंगे प्रश्नोत्तर 11 विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूपरेखा हेडिंग करेंगे, जिसमें से हमारे उसके अंतर्गत जितने भी हमारे हेडिंग्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट 5 हेडिंग होते हैं और 5 हेडिंग हमें देना कंपलसरी होता है। कम से कम 5 हेडिंग देंगे तो आपका हम एक निबंध कंप्लीट कहलाता है। तो हेडिंग में पहला और आखिरी रहता है कंपलसरी है प्रस्तावना, और आखिरी रहता है उपसंहार। बाकी जो बचा बीच में आप लाभ हानि डाल सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे विज्ञान के वरदान और अभिशाप में। तो पहला हेडिंग होने वाला है प्रस्तावना, दूसरा है विज्ञान वरदान है, तीसरा विज्ञान अभिशाप है, चौथा विज्ञान का महत्व और पांचवा उपसंहार। तो सबसे पहले हेडिंग है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना लिखेंगे कि विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जहां विज्ञान न हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। जो कभी हमारा सुनहरा सपना हुआ करता था, उन सबको विज्ञान ने साकार कर दिया है। तो प्रस्तावना में हम यही लिखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे प्रति क्या क्या करती हैं, किस प्रकार से हैं और उसका पूर्णतः अर्थ क्या होता है। तो हम इतना लिख देंगे प्रस्तावना में, तो ये हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो अब हम हेडिंग करेंगे दूसरा विज्ञान वरदान है। तो विज्ञान वरदान है, इसमें हम लिखेंगे कि विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान के समान है। वरदान में हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं, परंतु विज्ञान ने आज हमें हमारी सारी समस्याओं का हल कर दिया है। जिस कार्य को करने में महीनों लगते हैं, विज्ञान की वजह से वो काम कुछ क्षण में हो जाते हैं। तो विज्ञान इसलिए वरदान है क्योंकि आजकल हमारे ऑनलाइन क्लासेस और कई चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, या कोई भी चीज़ें हमारी आसानी से हम तक पहुंच जाती हैं विज्ञान के ही कारण। हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे लिए वरदान है, लेकिन एक ओर से ये हमारे लिए भी अभिशाप भी है। तो वरदान में जो भी चीज़ें हैं वो हम पहले लिख देंगे। चुटकियों में हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। विज्ञान की वरदानीय शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान किया है। अतः
हम विज्ञान को एक वरदान कह सकते हैं। तो ये लाइन विज्ञान के वरदान पे है, आपको इसी प्रकार से लिखनी है क्योंकि आपको प्लस पॉइंट इसी पर मिल सकता है। आपको ऐसे ऐसी चीज़ें उसमें ऐड करनी है ताकि आपके लिए वो निबंध पे सटीक भी रहे और आपके ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं लिखना है। तो विज्ञान का वरदान हो गया। अब तीसरा हेडिंग है विज्ञान का अभिश्राप है। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे विज्ञान अभिश्राप है और उसमें लिखेंगे कि वास्तव में देखा जाए तो जितना विज्ञान हमारे लिए अभिश्राप भी है। ठीक है, और क्योंकि नई नई मशीनों और यंत्रों के आविष्कार से लोगों का रोज़गार खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर मशीनें बढ़ती जा रही हैं तो उससे लोगों का जो रोज़गार है वो ख़त्म हो रहा है और लोग बेरोज़गारी पर पहुंच जा रहे हैं क्योंकि मज़दूरों की जगह लोग यंत्रों से काम करवाना उचित समझते हैं। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से छात्रों और छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि अधिकतम बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। परंतु बमों के आविष्कार से मनुष्य के लिए खतरा बन गया है। एक देश दूसरे देश पर हमला कर देते हैं जिससे आगामी पीढ़ी और परेशानी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान हमारे लिए अभिश्राप के समान है। यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो अतः विज्ञान का धारदार तलवार की तरह है जिसमें दुश्मन का गला काटा जा सकता है। ठीक है, अर्थात यदि हम किसी भी वैज्ञानिक यंत्र के बारे में नहीं जानते तो उसका उपयोग न करें तो ही ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ करने के सामान्य नहीं हैं। अगर हम उनका बिना जाने समझे यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए खतरे का कारण बनता जाता है। तो इसी प्रकार से विज्ञान हमारे लिए एक अभिश्राप का रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार से ये हेडिंग में आप इतना लिख देंगे। अब अगला हेडिंग है हमारा, अगला हेडिंग है विज्ञान का महत्व। तो विज्ञान का महत्व मनुष्य के जीवन में कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार है। तो पहला हेडिंग कर लेंगे परिवर्तन के क्षेत्र में। ठीक है, जो हमारे देश में परिवर्तन हुआ है उसके क्षेत्र में। तो पहले लंबी यात्राएं सपने के समान लगती थीं किंतु आज रेलें, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम एवं सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं चंद्रमा पर भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर लिया है। अब हम दूसरा हेडिंग करेंगे संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में लिखेंगे कि टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैल जाता है। और फिर ग हेडिंग है हमारा कि कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद्य एवं कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार से कृषि उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सकता है। तो विज्ञान के महत्व में अगर हम इतने हेडिंग यानी 3 हेडिंग दे सकते हैं तो भी हमारे नंबर इतने में मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अपना अगला हेडिंग, लास्ट हेडिंग उपसंहार। लिखेंगे हेडिंग उपसंहार और उसमें लिखना है कि विज्ञान के विषय में विचार करने पर यह बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान एक ओर से वरदान है तो दूसरी ओर से अभिशाप है। किंतु विज्ञान अभिशाप तभी होगा जब हमें उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विज्ञान द्वारा विनाश तभी होता है जब व्यक्ति अपने कलुषित, कुष्ठित और बुरे विचारों से उसका उपयोग ईर्ष्या की वजह से नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। तो ये हो गया हमारा उपसंहार और हमारा 11वां प्रश्न विज्ञान वरदान का जो था अभिश्राप और वरदान और अभिश्राप वो समाप्त होता है। तो ये नंबर आपको इतने निबंध पर मिल जाएंगे यानी 9 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब अगले पेज पे हम जाएंगे और देखेंगे अपना 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो 12वां प्रश्न कह रहा है कि क, 12वें में क में 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि
नाविकः का संधि विच्छेद है। तो नाविकः का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, और ऑप्शन कह रहा है नो धन इकः, ब ऑप्शन कह रहा है नौ धन इकः, स ऑप्शन कह रहा है नाव धन इकः, और द ऑप्शन कह रहा है नौ धन विकः। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। 12वें का क का राइट आंसर होता है नाव धन इकः। ये हो जाएगा हमारा 12वें का क। प्रश्नोत्तर 12वें का क हेडिंग करेंगे और लिख देंगे नाव को धन इकः हमारा राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि टट्टिका का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन क है, अ है तत् धन टीका, ब है तत् धन टीका, स है तद धन टीका, और द है तट धन टीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अ की तत् धन टीका। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। गौश्चरति का संधि विच्छेद है। अ ऑप्शन है गौ धन चरती, ब ऑप्शन है गौश धन चरती, स ऑप्शन है गौह धन चरती, और द ऑप्शन है गौह धन चरती। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा गौ धन चरती। ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब हम देखेंगे 12वें का ख का पहला। ख में जाएंगे तो पहला बोल रहा है कि सरही का समास है। तो सरही का क्या समास है? तो उत्तर लिखेंगे 12वें का ख, और सरवी का समास है जो ऑप्शन दे रहा है कि तत्पुरुष समास, ब ऑप्शन है अवयवी भाव, स ऑप्शन है कर्मधारय, और द ऑप्शन है द्वंद्व। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। तो लिखेंगे अवयवी भाव। ठीक है। फिर अगला इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि महाजनों के समास हैं। पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, और चौथा अवयवी भाव। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। तो ये हो गया हमारा 12 का प्रश्न। अब हम देखेंगे 13 का क। तो 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि आत्मनाम रूप है। आत्मन शब्द का, तो आत्मन शब्द का आत्मनाम कौन सा रूप है? पहला ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति एक वचन, बी ऑप्शन है ब षष्ठी विभक्ति बहुवचन, स ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, और द ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो हमारा राइट आंसर जो होगा उसे देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है द्वितीय विभक्ति एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन यानी कि अ हमारा राइट उत्तर है। अब दूसरा इसमें कह रहा है कि नामभीय रूप है नामनम शब्द का। तो नामनम शब्द का नाभीय कौन सा रूप है? पहला है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा है पंचमी विभक्ति एक वचन, और चौथा है तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो ये हो गया आपका 13 तक का सॉल्यूशन। अब चलते हैं 13 के ख में। कह रहा है कि अपिबह अथवा नए शब्द किस धातु लकार पुरुष एवं वचन का रूप है? तो इन दोनों में से किसी एक का शब्द का धातु लकार पुरुष वचन का रूप लिखिए, जो कि आपका जो है 2 नंबर का प्रश्न है। तो चारों पे आधे आधे नंबर मिलेंगे, तो वही हमें लिखना है। तो हेडिंग करेंगे प्रश्नोत्तर 13 का ख, और उत्तर लिखेंगे जो अपिबह है वो लड लकार मध्यम पुरुष है। लड लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। क्या कह रहा है? धातु जो है वो लड लकार लकार में आ जाएगा, और पुरुष मध्यम पुरुष है, और जो वचन है वो है एक वचन। तो इसी प्रकार से ये भी समाप्त होता है। ग कह रहा है कि पठित्वा शब्द के प्रत्यय हैं। प्रत्यय क्या है? कत्व, कत्वा, त्व या तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का ग कत्वा। कत्वा इसका राइट आंसर है। अब हम आखिरी पेज है हमारा, तो वो कह रहा है प्रश्न की धीमान शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या है? तो बोल रहा है अ वतुप, ब अनियर, स मतुप, और द
तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौतुप। ये हो गया इसका राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना आखिरी प्रश्न यानी कि 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें 4 वाक्य हैं, इसमें से किसी 2 वाक्य का करना है। तो पहले का और दूसरा का हम कर लेते हैं। कह रहा है कि वे घर जा रहे हैं, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कि ते गृहम गच्छन्ति। दूसरा है वह पिता के साथ घर जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सह पित्रा सह गृहम गच्छति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का प्रश्न, यानी कि 14 तक हमारा प्रश्न समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से हमारे 2022 के पेपर सॉल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और वीडियो को आप जितना भी सॉल्यूशन है उसे एक जगह नोट करके रिपीट कर लीजिए, ताकि आपके 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। और इसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न जो है मॉडल पेपर या फिर प्रश्न के पेपर जो हैं वो सॉल्व कराते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास 12th का ये पेपर जो है, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।